अब हम लोग देखेंगे दूसरे कहानी को। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्षितिज भाग 2 का पहला जो कहानी है नेताजी का चश्मा, वो हम लोगों ने स्वयं जी का देखा। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा कहानी देखेंगे बाल गोविंद भगत। इनके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ से प्रश्न आपके आ सकते हैं कि बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपके जो शीर्षक है उससे एक प्रश्न आपके बनते हैं और इस तरह के प्रश्न आते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो बाल गोविंद भगत जो कहानी है उसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लेखक के जीवन परिचय को समझेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी इनके लेखक हैं बाल गोविंद भगत के, उसके जीवन परिचय को हम लोग समझेंगे। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बार बार बता देना चाहती हूँ कि आपका जो हिंदी है दोस्तों, जो मैं आज महामैराथन क्लास ले रही हूँ, ये आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, उत्पाद सिपाही हो या फिर आपके झारखंड पुलिस हो, सबके सेम है। आपको यही पढ़ना है, यही सिलेबस है, सेम सिलेबस है। तो आप किसी के भी कैंडिडेट हो, आप इस महामैराथन क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ें और देखें, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं लेखक परिचय जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं उनका समझते हैं। जीवन परिचय से शुरू करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो नाम है हिंदी के निबंधकारों में बड़े सम्मान से लिया जाता है, यानी हिंदी के निबंधकारों में ये बहुत बड़े निबंधकार हैं। इनका जो जन्म हुआ राम वृक्ष बेनीपुरी का बिहार जिले के बेनीपुर नामक गांव में 1899 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बेनीपुर नामक गांव में। कहाँ, किस ज़िले में, तो बिहार ज़िले में। कब हुआ था, तो 1899 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने अनेक कठिनाइयाँ सहकर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। ये बचपन से ही अनाथ थे, बचपन में ही इनके माता पिता का मृत्यु हो गई थी और उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ सहकर कक्षा 10वीं की यानी बोर्ड परीक्षा पास की। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये जब 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया। जब वो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे तो उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने आजीविका के लिए क्या किया, पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया और सन 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है माटी की मूर्तें, रेखा चित्र है, गेहूँ और गुलाब निबंध है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है तथा जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, पतितों के देश में उपन्यास है। तो यहाँ पे कभी कभी आपको प्रश्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ये पैराग्राफ क्या गेहूं और गुलाब क्या आपको दे सकता है, निबंध है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे और एक नज़र नहीं 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपके बनते हैं। फिर आपका है नेत्रदान, अम्रपाली नाटक है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की सूची 50 से ऊपर है। साहित्यिक विशेषताएं क्या है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्य में ख़ास बातें क्या है, तो बेनीपुरी जी जो है निबंधों में विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी जो भी रचनाएं हैं, जो भी निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, उसमें क्या है, उसकी कल्पना है, विचार है और भावना जो है वो बहुत ही तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। एक तरफा नहीं है कि वो सिर्फ अपने विचारों को डाल रहे हैं या कल्पना में डूबे हुए हैं। भावना का कोई अता पता नहीं, भावना भी है, कल्पना भी है और विचार भी है। उनकी विचारधारा जो है एकदम स्पष्ट है। वे अपनी बात को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उदाहरणों, भावुक प्रसंगों और सुक्तिपरक वाक्यों का सहारा लेते हैं। उनकी जो विचारधारा है, जो बातें हैं उनकी, वो एकदम स्पष्ट है और अपनी बात को वो पाठक तक, हम तक पहुंचाने के लिए वो बहुत सारे उदाहरण को पेश करते हैं, भावुक प्रसंगों को भी रखते हैं और सुक्तिपरक वाक्यों का भी सहारा लेते हैं। उनमें देश, समाज और राष्ट्र के विकास की तीव्र ललक दिखाई देती। उनकी जो निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, उसमें किस चीज़ का समावेश रहता है, तो देशभक्ति का, समाज और राष्ट्र का विकास कैसे हो
उसकी बातें उसमें ज़्यादा दिखाई देती हैं। वह युवकों को त्याग, बलिदान और कर्म की प्रेरणा देते हैं। वो अपने कहानी, नाटक, उपन्यास के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से युवकों को क्या कहते हैं कि त्याग करना सीखो, बलिदान देना सीखो और कर्म करते जाओ। बाल गोविंद भगत निबंध में उन्होंने सुंदर ढंग से जीने की कला सिखलाने का प्रयत्न किया है। बाल गोविंद भगत जो शीर्षक है आपका कहानी, उसके ये जो है निबंध है, उनके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, सुंदर ढंग से कैसे आदमी जिए उस चीज़ को बताने की कला इन्होंने इसमें बताया है, प्रयत्न किया है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जिएं। भाषा शैली कैसी है? बेनीपुरी जी की जो भाषा है अपने कलात्मक रूप से पाठकों को चमत्कृत करती है। उनकी भाषा जो है ओजपूर्ण, रोचक, सशक्त है। भाषा कैसी है? तो भाषा में आप देख सकते हैं कि कलात्मक है और उसका जो भाषा है वो बहुत ही रोचक है, सशक्त है। छोटे छोटे वाक्य, चुटीले विचार, अल्प विरामों की निरंतर श्रृंखला आदि से उनके निबंधों में प्रवाह गुण आ गया है। वो बहुत सारे चुटीले विचार रखते हैं, छोटे छोटे वाक्य रखते हैं और अल्प विराम जो है निरंतर श्रृंखला है। उनके निबंध में जो है वो प्रवाह गुण आता है, मैंने लगातार चलते रहता है। वे संस्कृत और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग करते हैं। उनकी वाक्य रचना जितनी सरल है, शब्द योजना भी उतनी ही सहज है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि उसकी जो वाक्य रचना होती है बहुत ही आसान होती है, सरल होती है और उतनी ही सहज यानी समझने योग्य होती है। विचारों की स्पष्टता के कारण उनके वाक्य भी छोटे और स्पष्ट हो गए हैं। लंबा लंबा वाक्य नहीं रहता, छोटा छोटा वाक्य के द्वारा वो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को समझा देते हैं। ये रहा दोस्तों आज जो रामविश बेनीपुरी जी हैं उनका जीवन परिचय, उनकी जो लेखन शैली है उसमें किस तरह की भाषा शैली होती है, किस तरह का उसमें समावेश होता है, कौन सा उसका टॉपिक होता है, किस बात को वो समाज में रखना चाहते हैं, पाठकों से कहना चाहते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखेंगे रामविश बेनीपुरी जी की जो कहानी है बाल गोविंद, जो निबंध के रूप में है, उसको हम लोग समझेंगे। बाल गोविंद भगत जो है वो कहानी समझिए निबंध के रूप में लिखा गया है। बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। कैसे थे? तो मंझले कद के थे लेकिन गोरे चिट्टे थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, उसकी उम्र लगभग है जो 60 से ऊपर है। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। उसकी जो दाढ़ी थी वो लंबी दाढ़ी, जटाजूट तो नहीं था, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, किंतु हमेशा उनका चेहरा जो है सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। कपड़ा वो ज़्यादा नहीं पहनते थे, एक जो है वो कमर में एक मात्र लंगोटी रहता था और कबीर पंथी की तरह कनपटी टोपी था। जाड़ा जब आता तो वो काला सा चादर एक ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। मस्तक में माथे पर क्या करते थे, रामनंदनी चंदन का एक टीका होता था जो नाक से शुरू होकर, जैसे औरतें लोग टीका करती हैं, सिंदूर लगाती हैं नाक से लेकर मांग तक, उस तरह का उसका टीका होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे और गले में क्या पहने रहते थे, तुलसी की एक बेडौल माला। ऊपर की तस्वीर में यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो सिर्फ लंगोट पहने हैं, दाढ़ी से उसका चेहरा भरा हुआ है और वो माथा में तिलक किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो क्या है, साधु भगत है। साधु नहीं है, बिल्कुल गृहस्थ आदमी है उनकी। और यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो गृहिणी थी यानी उनकी जो पत्नी थी उसके बारे में उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसके बेटे को और पतों को उन्होंने देखा था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी और एक अच्छा सा साफ़ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले।
वो खेती बाड़ी और परिवार का भी ख्याल रखते थे, लेकिन बाल गोविंद जो था, जो उसका हृदय था, जो उसकी भावना थी, वो कैसी थी, एक साधु जैसी थी। और साधु में वो खरे उतरने वाले थे। अगर कोई परिभाषा दे तो बाल गोविंद भगत साधु के समान ही थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वो किसके भगत थे? तो कबीर के भगत थे और उनको कबीर को साहब मानते थे। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि जो बाल गोविंद भगत था वो किसके भगत थे? तो कबीर के थे। और कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे। और कबीर के ही गीतों को वो गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। वो क्या करते थे? सभी से एकदम से फ्रैंकली बात करते थे। वो व्यवहारिक रहते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से नोच हो की बातें नहीं होती थी। जो करना रहता था वही वो बोलते थे और किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच भी नहीं करते और किसी से बिना मतलब का झगड़ा भी नहीं करते। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार मिलाते। वो बहुत ईमानदार थे, किसी की भी चीज़ को वो नहीं छूते थे, ना लेते थे और ना ही बिना पूछे किसी की सामान को अपने व्यवहार में लाते थे, यानी इस्तेमाल करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। वो इस नियम को अपने जीवन में इस तरह से उतारे हुए थे, इतनी बारीकी से इसको पालन करते थे कि लोगों के मन में ये कौतूहल होता था कि वो इतनी बारीकी से इस नियम का पालन कैसे कर लेते। कह रहे हैं कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गिरस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। वो गिरस्थ जीवन जरूर जीते थे, लेकिन वो कहते थे कि सारी चीज़ें किसकी? साहब। साहब यहाँ पर उन्होंने किसको कहा है? कबीर को कहा है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। उसके खेत में जो भी अन्न उपजता था वो क्या करते थे? सिर में लाद कर कहाँ ले जाते थे? साहब यानी कबीर के दरबार में ले जाते। और उनके जो कितना दूर था? उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। वो क्या करते? कबीर के दरबार में सारा अन्न ले जाते और वहाँ रख देते और जो वहाँ से उसको भेंट के रूप में, प्रसाद के रूप में मिलता वही घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इस सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। और इस सब के भी ऊपर था क्या? वो एक बहुत ही मधुर गाना गाते थे और जो यहाँ पे लेखक हैं वो उसे बहुत बार सुनते थे। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीर के ही पद को वो गाते थे, उनके अनुसार, उनके आदेश के अनुसार चलते थे। तो कहते हैं कि कबीर का जो सीधा सादा पद था उनके कंठ से जब निकलता था तो वो क्या होता था? जैसे लगता था मानो उसके पद में जान आ गया, यानी सजीवता आ गई हो। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे में समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। कहा जा रहा है कि आषाढ़ का क्या है? मौसम है और आषाढ़ के मौसम में दोस्तों रिमझिम बारिश होते रहती है। समूचा गांव जो है क्या खेती का समय होता है, तो समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहा है तो कहीं कोई धान रोप रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे क्या करेंगे? उछल रहे हैं। और औरतें जो कलेवा मैंने खाना लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का पूरा आसमान जो है बादल से घिरा हुआ, रिमझिम बारिश हो रही, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। ठंडी सी पुरवाई चल रही है। ऐसे में क्या होता है? आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है? यह कौन है? यह झंकार किसकी है? यह स्वर किसकी? यह पूछना हमें नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही। बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? अपने खेत में हैं और पूरा उसका शरीर जो है कीचड़ से भरा हुआ है और वो रोपनी कर रहे हैं और धान को पंक्तिबद्ध तरीके से बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। वो अपना कबीर के दोहे को गाए जा रहा है और इस तरह से कि जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उसको भी सुनाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है।
बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। क्या होता है कि बच्चे झूमने लगते हैं उसके स्वर को सुनकर, और औरतें क्या करती हैं, गुनगुनाने लगती हैं, और हलवाओं के जो पैर होते हैं वो ताल से माने थिरकने लगते हैं, नाचने की धुन में आ जाते हैं। और जो रोपनी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, उसकी उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। बाल गोविंद भगत जब गाते हैं तो इस तरह से एक माहौल बन जाता है, भक्तिमय संगीतमय माहौल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह कोई जादू है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। कह रहे हैं कि भादों की वह अंधेरी आध रतिया है, मैंने आधी रात बीत चुकी है, अभी थोड़ी ही देर पहले क्या हुई, मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प ने अपने कुछ सुना नहीं होगा। जब बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है तो हमें ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं देता, किंतु अब क्या है, झिल्ली की झंकार और दादुरों की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी जड़ी डिमक डिमक बज रही है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। और वो गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। यहाँ लेखक कह रहे हैं दोस्तों कि उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार नित स्तब्ध में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। वो क्या कह रहे हैं यहाँ लेखक कि जब आधी रात हो गई है और सभी लोग सो गए हैं, तो अचानक क्या करते हैं, बाल गोविंद जी का स्वर सुनाई देता है, उनका संगीत सुनाई देता है। वो गा रहे हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर को वो जगा रहे हैं। कार्तिका आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। बाल गोविंद भगत जो जी हैं वो क्या करते हैं, बहुत सवेरे उठते हैं और जगकर वो नदी स्नान को जाते हैं। वहाँ से वो गांव से कितनी दूर है, वो 2 मील दूर है। वहाँ से नहा धोकर लौटते हैं और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी ले लेते हैं और अपने गाने लगते हैं। लेखक जो है वो कह रहे हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन क्या हुआ, माँ की उस जो एकदम बहुत ठंड है, किटकिटाने वाली भोर है, उसका संगीत क्या किया, उसको लेखक को पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिका को शुक्र तारा और बढ़ रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ रहा था। यानी कि लग रहा था चारों तरफ क्या है, एक रहस्यमय वातावरण छाया हुआ है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमलीर ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और अपना संगीत गा रहे हैं। अपना कबीर के दोहे को वो संगीत के रूप में गाते चले जा रहे हैं। बहुत ठंड वाली रात है, फिर भी वो पोखर पर बैठकर इस तरह के मस्त गाने वो जो हैं वो अपना संगीत में दे रहे हैं, गा रहे हैं, अपने दोहे पढ़ रहे हैं। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती है। उसका जो कमली है वो क्या है, सिर से सरक जा रही। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनकी मस्तक के श्रम बिंदु जब
जब तब चमक ही पड़ते। जो लेखक हैं वो भी पहुंच गए हैं और जो कमली ओढ़े हुए हैं उसका सरक जा रहा है, कँपा रहा है उसका पूरा बॉडी, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, तारे की छाँव में भी उनके जो मस्तक हैं श्रम बिंदु जब तक क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। वो शाम को भी क्या करते हैं, ठंडा हो आंगन ना हो वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुटे जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिराती। जब गर्मी में ये बैठते हैं तो वहाँ पर इसके जो प्रेमी मंडल है गांव के लोग वो भी बैठते हैं और बाल गोविंद जी क्या करते हैं, एक पद को कहते हैं और उसके जो प्रेमी मंडल है उसको दोहराते जाते हैं। यानी कि वो जो शाम होती है एक संगीत स्वर के रूप में चारों तरफ लहरा जाती है। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उसे ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाते हैं। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। इतना ज़्यादा वो इस संगीत में डूब जाते हैं कि बाल गोविंद जी क्या करते हैं, कभी कभी उठकर नाचने लगते हैं। उनके साथी ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। यानी कि उनके संगीत में वो लोग इतना डूब जाते हैं, उनके जो साथी लोग होते हैं वो भी उठकर नृत्य करने लगते हैं और सारा जो माहौल होता है वो नृत्यशील हो उठता है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। यानी कि सभी लोग गाने और नाचने लगते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। बाल गोविंद भगत का बोल रहे संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब उनका बेटा मर गया। वह उसका इकलौता बेटा था और थोड़ा सुस्त भी था और थोड़ा बोदा सा, मतलब मन बुद्धि सा, किंतु इसी कारण क्या करते थे बाल गोविंद भगत जी उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। बोलता है कि यहाँ कवि बोल रहे हैं कि बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही चाव से उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे की शादी करवाई थी, पतोह लाया था और उसकी जो बहू थी, पतोह मीन्स बहू, वो बहुत ही सुशील थी और घर को बहुत अच्छे से चला रही थी। और बाल गोविंद जी जो है उनको दुनियादारी से थोड़ा सा अलग कर दिया था। वो अब सारा काम खुद ही कर लेती थी। बाल गोविंद जी को उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता था। उनका बेटा बीमार था, इसकी खबर दुनिया को नहीं थी, लेकिन जब मौत आई तो वो इसकी खबर सबको हो गई। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया। जब लेखक को पता चला कि बाल गोविंद भगत जी का बेटा मर गया तो वो कौतूहलवश उनके घर गया। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी है। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना सवर, वही पुरानी तल्लीनता। देखकर जो लेखक हैं वो बहुत ही मतलब अवाक से रह गए कि ये क्या हो रहा है, कि इसका बेटा मरा हुआ है, फूल लगा हुआ उसके ऊपर छिड़क दिया है और तुलसी दल भी छिड़का हुआ, चिराग जल रहा है और सामने पर क्या करें, ज़मीन में बैठकर वो क्या कर रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना वही सवर, एकदम पूरी तल्लीनता से वो गीत को गा रहे हैं। घर में पतोह रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही। उनकी बहू जो है वो बहुत रोए जा रही है, लेकिन बाल गोविंद जी भगत जो है गाए जा रहे हैं। और हाँ, गाते गाते कभी पतोह के नज़दीक भी जाते और उससे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। वो कह रहे हैं कि तुम रोवो नहीं, तुम इसके बदले उत्सव मनाओ, खुश हो। आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई, विरहिनी जो है वो क्या है, अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या है कि आत्मा को परमात्मा मिल गया। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु
नहीं, वह जो खुद कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो पागल हो गए हैं बेटे की मौत से, इसलिए ऐसा कहने, लेकिन नहीं, वो क्या जो कह रहे थे वो विश्वास के साथ कह रहे थे। और चरम विश्वास जो हमेशा क्या है, ऐसा अगर विश्वास हो तो मनुष्य को क्या है, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाए, मृत्यु से डर फिर नहीं लगता। अगर ऐसी भावना मनुष्य के अंदर आए, लेखक का कहना है। इसके द्वारा लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि हमें मृत्यु की सत्यता से नहीं डरना चाहिए। मृत्यु तो सत्य है, वो सत्य है, वो आएगी। इस पर विजय पाने के लिए हमें इस तरह का विश्वास रखना चाहिए। बेटे की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ विदा कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये जो बाल गोविंद भगत जी हैं, वो जब सारा काम हो गया, श्राद्ध की अवधि भी पूरी हो गई, तो उन्होंने बहू से कहा, भाई को बुला लिया और उसको विदा कर दिया और यह आदेश दिया कि क्या करे, इस अपनी बहू के बारे में कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। लेकिन जो बहू थी वो रो रो कर कहती थी कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, आप मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत जो थे वो उनका निर्णय अटल था और उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं यहाँ से जाएगी तो मैं ही घर छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसकी बहू की कोई भी बात नहीं चली। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुध। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जुन गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। उनका अंतिम समय भी उसी तरह रहा जिस तरह की उसकी दिनचर्या थी। बाल गोविंद जी की जो दिनचर्या थी वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। लास्ट समय तक भी उन्होंने 2 जून का गीत गाया, स्नान भी किया, खेती बाड़ी भी देखी और नहाने धोने से जब मना किया, आराम करने को कहा तो उन्होंने हंसकर टाल दिए। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो संध्या में गीत भी गाए और लेकिन गीत गाने पर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे क्या हो रहा, तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। जब भोर में लोगों ने देखा कि गीत नहीं सुना, शाम को वो गाए थे लेकिन सुबह को गीत नहीं सुना, तो जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों जो लेखक हैं वो यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी को बहुत ही हंसी खुशी जीना है। हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में जो भी हो, दुख सुख में हमें क्या करना है, ज़िंदगी को एहसास के साथ जीना है और अच्छे से जीना है। अपनी जो दिनचर्या है उसको हर हाल में पूरा करना है। कभी भी ज़िंदगी से मायूस नहीं होनी चाहिए। आराम है तो आपको तकलीफ़ें भी हैं और उस तकलीफ़ और उस आराम में भी हमें हंसी खुशी जीना है। ये बाल गोविंद भगत जी का जो कैरेक्टर है उनके द्वारा उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है।